हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकृति मिश्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है चैप्टर हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, जिसका आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बैकग्राउंड देखा था कि कैसे 14 से 17 सेंचुरी में हो रहे जो भी चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि कैसे रेनेसांस आता है 19th सेंचुरी में, जिसके बारे में हिस्टोरियंस बात करते हैं। हमने जाना कि कैसे अर्बन कल्चर डेवलप होने लगा, जिसकी वजह से जो इटालियन सिटीज़ हैं लाइक फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम, ये डेवलप होने लगे एंड सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग कहलाए जाने लगे। फिर हमने देखा कि कैसे कैसे जो है प्रिंटिंग भी डेवलप हो जाती है, इन्वेंशन हो जाता है उसका। हमने देखा कि नाउ पीपल वांटेड टू नो अबाउट द सिटीज़ इन विच दे आर लिविंग राइट नाउ, दे वांटेड टू नो अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एक सेंस ऑफ हिस्ट्री भी डेवलप होती हुई देखने को मिली। जोग्राफिकल नॉलेज बढ़ी तो क्या हुआ कि जो बचकानी थ्योरीज थी जो कि पहले लोग सुनाया करते थे और जाना करते थे, वो धीरे धीरे हटने लगी। यूरोप सेंट्रिक व्यू भी हटने लगा एंड रिलीजन एक ऐसी चीज़ हो गई जो कि इंडिविजुअल खुद से चूज़ कर सकता था, ना कि कोई उस पर इम्पोज कर सकता था। एंड ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई उसने मॉडर्न वर्ल्ड का निर्माण करा। अब हम जानने वाले हैं सोर्सेज को। तो सोर्सेज में हम लोग देखते हैं जैकब बर्कहार्ट के बारे में कि उनका मानना था कि हिस्ट्री में आप सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ते हो जो कि पास्ट में थी, बल्कि आप और भी चीज़ें, लोगों का कल्चर, लोगों की आदतें, लोगों के बिहेवियरल चेंजेस, ये सारी चीज़ों का आप पढ़ते हो। लेकिन इनके जो टीचर थे लियोपोल्ड वॉन रैंकी, उनका थोड़ा अलग ही मानना था। तो ये सब हम लोग देखते हैं एंड हम लोग देन सोर्सेज वगैरह भी देखते हैं। हमने इटालियन सिटीज़ का रिवाइवल भी देख लिया था कि कैसे पहले वो ध्वस्त हो चुकी थी ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, बट दे स्टार्टेड गेटिंग रिवाइव्ड एंड वो रिवाइव हो गई ड्यू टू ट्रेड वगैरह। एंड या इतना हमने पढ़ लिया था अच्छे से। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा नया टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है पार्ट 2 में। हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज्म के बारे में। तो हमने जाना कि कैसे जो इटालियन टाउन्स थे वो डेवलप होते जा रहे थे, राइट। पहले वो ध्वस्त हो गए थे बट देन ट्रेड वगैरह की वजह से दे स्टार्टेड गेटिंग रिवाइव्ड। ओके, तो अब हम जानने वाले हैं कि जब डेवलपमेंट इधर इटालियन सिटीज़ में हो रहा था तो वहाँ पर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ का भी सेटअप हो रहा था। एंड जो मेजर जगह थी वो थी पदुआ एंड बुलोगना। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर हमें यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल रही थी एंड वहाँ पे लीगल स्टडीज़ को ज़्यादा पढ़ाया जाता था फ्रॉम 11th सेंचुरी। कॉमर्स भी वहाँ की एक चीफ एक्टिविटी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेड होता था तो कॉमर्स तो चीफ एक्टिविटी होगी ही। क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रेड इतना ज़्यादा हो रहा था एंड उसकी वजह से बहुत पेपर वर्क होता था, बहुत एग्रीमेंट्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से हमें कुछ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत थी। तो जो स्किल्ड लोग थे वो लॉयर्स एंड नोटरीज थे, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगे। इनके लिए जो डिमांड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑन लार्ज स्केल। तो क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था इसीलिए लॉयर्स एंड नोटरीज की डिमांड बढ़ रही थी। एंड क्योंकि इन दोनों की डिमांड बढ़ रही थी उसी वजह से लीगल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था एंड इसीलिए जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो लॉ था, लीगल स्टडीज़ था। हम बात करने वाले हैं फ्रांसेस्को पेट्रा की, जो कि एक चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि टू हिम एंटिक्विटी वॉज अ डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन। ये एंटिक्विटी के जो टाइम पीरियड था जो हमने पढ़ा है ना रोमन एम्पायर वाले चैप्टर में, तो ये बताते हैं कि जो एंटिक्विटी था वो एक अलग ही सिविलाइजेशन था। एंड अगर आपको उस सिविलाइजेशन को समझना है तो आप ग्रीक्स एंड रोमन्स के द्वारा लिखे गए जो अकाउंट्स हैं, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, उनको समझ कर ही समझ पाओगे उस टाइम पीरियड को। एंड ये ही देयरफॉर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर। इसीलिए ये हिस्ट्री पढ़ने के लिए, एंशिएंट ऑथर्स को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनकरेज करते थे। फिर हम लोग जानते हैं कि कैसे आगे जाके एजुकेशनल प्रोग्राम्स आता है जिसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करी गई, वो चीज़ें इंक्लूड करी गई जो कि रिलीजन नहीं सिखा पाता था। ओके, द एजुकेशनल प्रोग्राम implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि रिलीजन नहीं सिखा सकता था, इसीलिए एजुकेशनल प्रोग्राम में भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिले जो कि ये चीज़ें सिखाती थी जो कि रिलीजन में नहीं थी। ये जो कल्चर था इसको हम लोग कहने लगे ह्यूमैनिज्म। जब रिलीजन, देखो पहले सब लोग रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, काफ़ी ज़्यादा मान्यता दिया करते थे, बट धीरे धीरे लोग वो चीज़ें भी सीखने लग गए जो कि रिलीजन से हटकर थी। एंड ये जो कल्चर डेवलप हुआ कि रिलीजन से हटकर कुछ सीखने का जो कल्चर डेवलप हुआ, ये आपका आ गया ह्यूमैनिज्म। ओके, ह्यूमैनिज्म। तो 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस इसको ह्यूमैनिज्म कहा करते थे। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी जो टर्म था ह्यूमैनिस्ट, इसको रेफर करा जाता था उन मास्टर्स के लिए जो कि ग्रामर, रिटरिक, पोइट्री, हिस्ट्री एंड ये सारी चीज़ें पढ़ाया करते थे। तो बेसिकली ह्यूमैनिस्ट जो टर्म था
वो मास्टर्स के लिए रेफ़र करा जाने लगा इन अर्ली 15th सेंचुरी। किन मास्टर्स के लिए? जो कि ग्रामर, पोइट्री, हिस्ट्री, मॉरल फिलॉसफी, रेटरिक, ये सारी चीज़ें पढ़ाया करते थे, समझाया करते थे। देन अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो ह्यूमैनिज़्म है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस टर्म से हुआ। तो एक लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटस से हुआ, ओके, फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज़ वाज डिराइव्ड। सो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जाग जाओ एंड देख लो कि जो ह्यूमैनिटीज़ है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो लैटिन टर्म ह्यूमैनिटस से हुआ है। इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग जब आप जान रहे हो कि कैसे ह्यूमैनिज्म डेवलप हुआ, कैसे ह्यूमैनिटीज़ जो है डिराइव हुआ। तो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ माई सेकेंड मोस्ट फेवरेट चैप्टर। फर्स्ट तो मेरा नोमैडिक एम्पायर ही है। देन हम जानते हैं कि कैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि बिल्कुल भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं थे, एंड वो ऐसी स्किल्स को दर्शाया करते थे जो कि डेवलप करी जाती हैं तभी जब आप डिस्कशन करो, जब आप डिबेट करो। ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स का डिबेट एंड डिस्कशन में पार्ट लेना इज़ मच 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 इम्पॉर्टेंट। तो इफ़ आप 11th स्टूडेंट हो या 12th स्टूडेंट हो, आपका डिस्कशंस एंड डिबेट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ही क्या है। ह्यूमैनिटीज़ में हम लोग आइडियाज़ को पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर्स को पढ़ते हैं। ये काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है एंड इसको समझने के लिए आप जितना सोचोगे, जितना डिस्कशन करोगे एंड जितना डिबेट करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इफ़ यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट यू टू पार्टिसिपेट मोर इन डिबेट कॉम्पिटिशन्स एंड डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। तो यही बताया गया है कि ये जो सब्जेक्ट्स जो ह्यूमैनिटीज़ में हमें देखने को मिलते थे, ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं थे, जो कि हमने पहले भी बात करी थी। एंड ये उन ऐसी स्किल्स को एम्फेसाइज करा करते थे, उन स्किल्स पे स्पेशल एम्फेसिस दिया करते थे जो कि तभी डेवलप करी जा सकती है जब आप डिबेट करो, जब आप डिस्कशन करो। इधर एक पर्सन, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बेसिकली ये कहते हैं, जो कि ह्यूमैनिस्ट थे ऑफ फ्लोरेंस, वो बेसिकली कहते हैं कि कैसे जो डिबेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ही बेसिकली एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिबेट एंड ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। तो ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन में वो बताते हैं कि कैसे डिबेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हो ताकि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहे, वैसे ही अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी एक्सरसाइज कराने के लिए आपको डिबेट्स एंड डिस्कशन में पार्ट लेना होगा। तो ये यही बताते हैं। These revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly the newly established university in Petrarch's own hometown Florence। पेट्रार्क जो कि बात करा करते थे हिस्ट्री को पढ़ने की, जो कि इनकरेज करते थे लोगों को ग्रीक्स एंड रोमन राइटर्स को पढ़ने की, जो कि इनकरेज करते थे लोगों को एंशिएंट राइटर्स की बुक्स को पढ़ने के लिए, उन्हीं के होम टाउन फ्लोरेंस में ऐसी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ डेवलप होती हुई देखने को मिली, जो कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। ठीक है, कैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़? वो आइडियाज़ जो कि बात करते थे उन स्किल्स की जो कि हम तभी डेवलप कर सकते हैं जब हम डिबेट करें, जब हम डिस्कशन करें। वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो कि बात करते थे उन ऐसी टीचिंग्स की, उन ऐसी लर्निंग्स की जो कि आप रिलीजन से नहीं सीख सकते हो। तो ये जो कल्चर डेवलप हो रहा था, इससे काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हो रहे थे, स्पेशली वो यूनिवर्सिटी भी जो कि खुद पेट्रार्क के होम टाउन में थी, फ्लोरेंस में थी। 13th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फ्लोरेंस वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ ट्रेड और लर्निंग, बट 15th सेंचुरी में फ्लोरेंस बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। इसमें ये बोला गया है कि कैसे एक जो सिटी है, एक जो शहर है, वो सिर्फ अपने डेवलपमेंट से, अपनी बिल्डिंग से, अपनी इकोनॉमी से नहीं जाना जाता है, वो अपने लोगों से जाना जाता है। एंड फ्लोरेंस में, एज आई टोल्ड यू कि 15th सेंचुरी में इट बिकेम सेंटर ऑफ ट्रेड और लर्निंग। तो ऐसे कैसे बन गया वो? ऑफकोर्स वहाँ पे क्योंकि लोग ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे ऐसे लोग ही इमर्ज हो रहे थे जो कि ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे ऐसे लोग ही इमर्ज हो रहे थे जो कि डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे थे, है ना। इसीलिए इसको बोला गया है फ्लोरेंस, इसीलिए फ्लोरेंस को एज सेंटर ऑफ ट्रेड और लर्निंग कहा गया है, बिकॉज ऑफ द पीपल हु वर डूइंग दिस, हु वर लर्निंग, हु वर डूइंग ट्रेड। तो फ्लोरेंस जाना गया दांते अलीगेरी से, जो कि एक लेमैन थे एंड वो रिलीजियस थीम्स पे लिखे हैं, गियोटो से या जियोटो से, जो कि एक आर्टिस्ट थे। आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ आई डिड। तो ये एक आर्टिस्ट थे जो कि ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे कि वो एकदम लगता था जैसे उसमें जान हो, एंड वो बहुत डिफरेंट होते थे स्टिफ फिगर्स से। स्टिफ फिगर्स जो कि स्टिफ होते हैं, आप समझ जाओ, बट ये ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे
जो कि ऐसा लगता था जैसे उनमें जान हो, जैसे अभी वो मूव कर जाएंगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फ्लोरेंस डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड एज सेंटर और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। तो एक इंटेलेक्चुअल सिटी की तरह इमर्ज होता है बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ के जो लोग थे वो डेवलप हो रहे थे, यहाँ के लोग ट्रेड कर रहे थे, यहाँ के लोग लर्न कर रहे थे, यहाँ पे जो आर्टिस्ट थे वो इतने अच्छे अच्छे थे, जैसे कि जियोतो या क्योतो, डांटे अलिगिरी जैसे जो लोग थे वो रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिख रहे थे। तो ऐसे लोगों की वजह से फ्लोरेंस को माना गया एज इंटेलेक्चुअल सिटी, एज एक्साइटिंग, एज मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली, एंड इसीलिए अपनी आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। एंड एक टर्म भी आने लगा रेनेसेंस मैन करके, जो कि एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करा करता था जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, जो कि बहुत सारे स्किल्स में मास्टरी कर रखा हो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो कि पेंटिंग्स में भी अच्छा है, स्कल्पचर बनाने में भी अच्छा है, जिसकी साइंस भी काफ़ी अच्छी है, जो कि इवन एक अच्छा फिलोसफर भी है। तो ऐसा पर्सन क्या है? ऐसा पर्सन ऑफ कोर्स यही है। ऐसा पर्सन तो यही होगा ना भाई, तुम आर्ट में भी अच्छे हो, तुम स्कल्पचर बना पा रहे हो, तुम पेंटिंग्स बना पा रहे हो, फिलोसफर हो तुम, उसी के साथ साथ तुम्हें साइंस की भी नॉलेज है। तो ऐसे पर्सन को तो ऑफ कोर्स आप यही बोलोगे, रेनेसाइंस मैन, राइट? तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास काफ़ी इंटरेस्ट और स्किल्स हों, उसे हम लोग रेनेसाइंस मैन भी कहते हैं। एंड हम उसे ये भी कहते हैं पॉलीमैथ, या पॉलीमैथ इज ऑल्सो टर्म आई गेस, जिसे हम लोग उन पर्सन के लिए रेफर करते हैं जिनके और भी ज़्यादा इंटरेस्ट एंड स्किल्स हों। ओके, अब हम जानने वाले हैं ह्यूमैनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री को। ह्यूमैनिस्ट कौन थे? ह्यूमैनिस्ट वो मास्टर्स थे जो कि पोइट्री, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़ाया करते थे, राइट? तो ये लोग बताते हैं कि ट्रू सिविलाइजेशन 14th सेंचुरी से शुरू हुई है, 15th सेंचुरी के बाद से। तो इन लोगों का ये मानना था कि पहले का जो टाइम था ना, जब रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था, तो वो जो टाइम था वो डार्कनेस से भरा था, वो डार्क एज था। डार्क एज, डार्कनेस मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं आता था, रोशनी नहीं होती थी। ये जो है बेसिकली वो मेटाफोरिकली यूज़ करा गया है। तो बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, ध्वस्त हो गया था सब कुछ रोमन एम्पायर के कोलैप्स से। तो इसलिए उसको एज अ डार्क टर्म, एज अ डार्क एज के तौर पे रेफर कर रहे हैं। एंड वो ऐसा कह रहे हैं कि ट्रू सिविलाइजेशन, असली जो सिविलाइजेशन है वो 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के ऑनवर्ड से बेसिकली शुरू हो गई थी। अब हम बात करने वाले हैं पीरियडाइजेशन, जो कि ह्यूमैनिस्ट एंड लीडर स्कॉलर्स यूज़ करा करते थे। जो मिडिल एजेस होते थे, ऐसा माना कि मिडिल एजेस जो थे वो ज़्यादा डेवलपमेंट से भरे हुए नहीं थे। 14th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी के बाद से जो डेवलपमेंट्स वगैरह थी वो होनी शुरू हुई, एंड मॉडर्न एज का जो है अराइवल हमें देखने को मिला। तो आप मेरे साथ आँख बंद करेंगे, आई होप आपने कर लियो। तो देखो, फिफ्थ से लेके 9th सेंचुरी तक डार्क एज था, 9 से लेके 11th सेंचुरी तक अर्ली मिडिल एज था, 11 से लेके 14th सेंचुरी तक लेट मिडिल एजेस था, एंड देन 15th सेंचुरी के बाद से मॉडर्न एज डेवलप होता है। मॉडर्न एज का अराइवल हमें देखने को मिलता है। बेसिकली हम इसमें 5th से लेके 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो पीरियडाइजेशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, 5th से लेके 14th सेंचुरी तक। तो 5th से लेके 9 तक तो आपका डार्क एज था, 9 से लेके 11 तक आपका अर्ली मिडिल एजेस था, 11 से लेके 14 तक आपका लेट मिडिल एजेस था, एंड देन 15th सेंचुरी से मॉडर्न एज आ जाता है। मैंने इधर एक रफ में टेबल बनाई थी, तो आप देख सकते हो कि जो अर्ली एज था वो रोमन एम्पायर वाला, जब वो कोलैप्स हो जाता है, एंड न्यू एज जो कि ट्रू सिविलाइजेशन से हम लोग रेफर करते थे, एंड बीच में आपका पड़ता है मिडिल एजेस। ओके, अब हम अरब्स का कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं साइंस एंड फिलोसफी में। तो 14th सेंचुरी में जो ग्रीक एंड रोमन राइटिंग्स हुआ करती थी, जो कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई होती थी, इनसे पहले सिर्फ मॉन्क्स वगैरह एंड जो क्लर्जीमैन होते थे, सिर्फ वही फेमिलियर थे, सिर्फ वही जानते थे इनकी राइटिंग्स और समझ पाते थे, क्योंकि वो खुद भी ग्रीक एंड रोमन्स रहते होंगे, एंड इसीलिए वो लोग उनकी राइटिंग्स को भी समझ लेते होंगे, उनके टेक्स्ट को भी समझ लेते होंगे। बट जो बाकी के लोग थे, स्पेशली अरब्स, वो कैसे समझे? उनकी तो लैंग्वेज अरेबिक है, वो तो ना ग्रीक और रोमन लैंग्वेज जानते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 14th सेंचुरी से प्लेटो एंड एरिस्टोटल के वर्क को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया अरेबिक लैंग्वेज में, ताकि वो लोग भी समझ सके। प्लेटो को अरब्स बुलाते थे अफलातून या अफलातून, एंड एरिस्टोटल को बुलाते थे अरिस्तु। ठीक है, अरब्स जो थे वो एरिस्टोटल को अरिस्तु बुलाते थे, एंड उन्होंने इन दोनों की राइटिंग्स को
अरब्स की जो लैंग्वेज थी, अरेबिक लैंग्वेज, जिसमें ट्रांसलेट करा ताकि वो लोग भी समझ सके, क्योंकि पहले सिर्फ क्लर्जीमैन एंड मॉन्क्स वगैरह ही जो थे वो समझ पाते थे और फेमिलियर थे। अब कई ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स हमें देखने को मिले जो कि ग्रीक टेक्स्ट पढ़ते थे, बट वो जो टेक्स्ट होते थे वो अरेबिक ट्रांसलेशन में होते थे। मतलब समझ रहे हो, लिखा वो पूरा ग्रीक में ही गया था, बट उसे ट्रांसलेट अरेबिक में कर दिया गया था, जिसकी वजह से दे वर एबल टू रीड दैट। ओके, तो जो पर्शियन राइटर्स वगैरह थे उन्होंने उसको आगे जाके ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग पढ़ पा रहे थे। अब ये जो राइटिंग्स होती थी, जो काम होता था, वो सारा एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिसिन पे, मैथमेटिक्स पे, नेचुरल साइंस और केमिस्ट्री जैसी चीज़ों पे होता था। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता था उन्हें जानना कि भैया कि ग्रीक एंड रोमन मैथमेटिक्स के बारे में क्या बोल कर गए हैं, क्या फॉर्मूला देकर गए हैं, क्या वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते थे, क्या वो मेडिसिन के बारे में जानते थे। तो इन चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता था जब आपको वो लैंग्वेज नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या करा कि हम लैंग्वेज क्यों जाने, क्यों ना हम उसे अपनी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। तो ये चीज़ उन्होंने करी। तो ऐसे में हम एक वर्क देखते हैं जो कि ये है टॉलेमीज एल्मगेस्ट एंड और एल्मजेस्ट व्हाटएवर इट इज़। तो ये एक ऐसा वर्क था जो कि एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड था, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। बट एज वी नो कि ग्रीक लैंग्वेज से सिर्फ क्लर्जीमैन एंड मॉन्क्स वगैरह ही फेमिलियर थे, बट आगे जाके उसे अराबिक लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दिया गया था, ट्रांसलेट कर दिया गया था, या ट्रांसलेट इज़ द करेक्ट टर्म, ट्रांसलेट कर दिया गया था। ओके, इट कैरीज द अराबिक डेफिनाइट आर्टिकल अल विच ब्रिंग्स आउट द अरेबिक कनेक्शन। ओके, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो अरब्स थे वो ग्रीक टेक्स्ट को पढ़ रहे थे ट्रांसलेट करके, वैसे ही जो ग्रीक एंड रोमन्स लोग थे, जो बाकी यूरोपियंस थे, वो भी इनके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके पढ़ते थे। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा गया है, जो इब्न सिना है, ये जो अलराजी हैं, ये जो इब्न रुश्द हैं, इन लोगों की भी जो राइटिंग्स है उसको लैटिन में कन्वर्ट करा गया, आई मीन ट्रांसलेट करा गया। जैसे कि जो इब्न सिना है, ये अरब फिजिशियन थे एंड फिलोसफर थे बुखारा के इन सेंट्रल एशिया। तो इनकी जो राइटिंग्स थी वो ऑफकोर्स अरेबिक लैंग्वेज में ही होती होगी, तो इनकी लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट करा गया। अलराजी जो थे वो ऑथर थे ऑफ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, एंड जो ये थे इब्न रुश्द, वो एक अरब फिलोसफर थे स्पेन के, जो कि जो टेंशन वगैरह होती थी फिलोसफिकल लैंग्वेज एंड रिलीजियस बिलीफ्स के बीच में, उनके बीच का जो टेंशन था उसे रिजॉल्व करते थे। आप रिलीजन में जो पढ़ रहे हो वो अलग है, एंड जो बाकी रिलीजन से आप जो पढ़ रहे हो, या बाकी चीज़ें जो कि आप अपने रिलीजन से हट करके जो पढ़ रहे हो, वो फिलोसफिकल नॉलेज है। ओके, तो ये चीज़ें वो बताते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है उससे सुलझाने में मदद करते हैं। तो क्या जाना हमने इसमें, हमने ये जाना कि ग्रीक एंड रोमन जो राइटिंग्स होती थी वो सिर्फ क्लर्जीमैन एंड मॉन्क्स वगैरह ही समझ पाते थे। इसीलिए जो अरब राइटर्स थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उन राइटिंग्स को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा ताकि उनके लोग भी जान पाए, क्योंकि वो चीज़ें जो थी वो मैथमेटिक्स के बारे में होती थी, नेचुरल साइंस के बारे में होती थी, जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एंड वैसे ही जो बाकी के यूरोपियंस थे वो लोग भी अरब के जो चीज़ें थी, अरब के जो राइटर्स थे, उनकी राइटिंग्स को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। अब हम जानने वाले हैं आर्टिस्ट्स एंड रियलिज्म के बारे में, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में एंड देन वीडियोज़ बनाने में। So yeah, do like, comment, share and subscribe as it motivates me to create videos like this. Bye bye, see you soon with the next video.